शुभ अपराह्न बच्चों। आप सब कैसे हैं? आप सब सुरक्षित होंगे, कुशल होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने घर पर होंगे। तो हम लोग आज का ऑनलाइन पढ़ाई शुरू करते हैं। आज हम लोग जरा देर से जुड़े हैं ऑनलाइन क्लास में। मैं चंद्रशेखर प्रसाद साहू, प्रधानाध्यापक, कन्या मध्य विद्यालय कुटुंबा औरंगाबाद, आप सभी का स्वागत करता हूं। और पिछली ऑनलाइन कक्षा में हम लोग 8वीं कक्षा की हिंदी पाठ्य पुस्तक का एक पाठ विक्रमशिला पढ़े थे। उस विक्रमशिला के बारे में बच्चों ने आपने जाना कि यह जो विश्वविद्यालय था, प्राचीन विश्वविद्यालय था, बिहार का ही था। इसकी ख्याति इतनी थी। यह उच्च स्तर का ऐसा विश्वविद्यालय था जहां पढ़ने के लिए विदेश से लोग, देश के कोने कोने से विद्यार्थी आते थे। यहाँ अनेक प्रकार की विद्याओं की शिक्षा दी जाती थी। जो अनेक प्रकार की विद्या है, व्याकरण है, योग है, न्याय है और भी तंत्र विद्या है। यह सारी विद्याओं को यहाँ विद्यार्थी ग्रहण करते थे। यहाँ से आर्यभट्ट जो प्रसिद्ध थे, वह यहीं से पढ़कर यह विश्वविद्यालय अपने समय का आज के ऑक्सफोर्ड जैसा उच्च कोटि का, उच्च शिक्षा का महान स्तर का विश्वविद्यालय था। हम लोग कल इसकी जो विशेषताएं हैं, इसकी जो खूबियां थी, ये सब हम लोग पढ़े थे। कल हम लोग इस बारे में समझे थे। तो संधि के बारे में हम लोगों ने यह जाना था कि जब दो वर्ण मिलते हैं और विकार उत्पन्न होता है, यानी कि उनका रूप बदल जाता है, तो इसे हम कहते हैं संधि। तो संधि के बारे में हम लोगों ने जाना था। यह भी समझा था कि संधि के कितने भेद हैं। तो संधि के 3 भेद हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि। संधि के बाद व्याकरण का एक और बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष है जिस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो संधि के जैसा ही बच्चों एक पद है, पद होता है जो हिंदी में और संस्कृत में काफी प्रचलन में रहता है। काफी वैसे शब्दों का प्रयोग होता है। तो ये जो शब्द हैं, है क्या है बच्चों? समास। तो जिस तरह से संधि आपने ये समझा था कि संधि में 2 वर्ण मिलते हैं और उनका रूप परिवर्तन होता है और एक नया शब्द बनता है, तो संधि कहलाता है। उसी तरह से बच्चों समास में 2 पद होते हैं, 2 शब्द होते हैं, जो जब दोनों पद, दोनों शब्द आपस में मिलते हैं तो अपनी विभक्ति छोड़कर मिलते हैं। तो उससे जो नया शब्द बनता है उसे हम कहते हैं समास, सामासिक पद। और ये जो क्रिया है, 2 पदों को अपना विभक्ति छोड़कर मिलने की, इसको हम कहते हैं समास। और जो नया पद बनता है उस सामासिक पद का हिंदी में, संस्कृत में काफी प्रयोग हुआ है। संस्कृत के ऐसे श्लोक हैं जिसमें समास के अधिक प्रयोग हुए हैं। हिंदी में भी समास के प्रयोग होते हैं। जैसे लंबोदर कहते हैं,
गजानन कहते हैं, यथाशक्ति कहते हैं, नील कमल कहते हैं, कमल नयन कहते हैं, पंकज कहते हैं, जलज कहते हैं। तो ये सारे शब्द क्या हैं? ये सारे शब्द बच्चों समास हैं। इसमें दो शब्द मिले हुए हैं जो अपनी विभक्ति छोड़कर मिल जाते हैं और नया शब्द बन जाता है। जैसे लंबोदर, तो लंबा उदर, जिसका उदर लंबा हो वह लंबोदर है। तो लंबोदर क्या है बच्चों? समास है। गजानन, गज जोड़ आनन, जिसका आनन, जिसका सिर गज का हो, हाथी का हो, तो गजानन किसे कहते हैं? गणेश को। गंगा जल, राजपुत्र, दाल भात, ऐसे चौराहा, त्रिभुज, ऐसे कई शब्द हैं जो हम हिंदी में पढ़ते हैं। तो ये सारे शब्द क्या हैं बच्चों? ये सारे शब्द जो हैं वो समास हैं। तो इस तरह से समास के मुख्य 6 भेद होते हैं। समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। पहला है अव्ययीय भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है कर्मधारय समास, चौथा है द्वंद्व समास, पांचवा है द्विगु समास और छठा है बहुव्रीहि समास। तो ये 6 प्रकार के मुख्य समास के भेद हैं। ऐसे तत्पुरुष समास के भी उसके विभक्ति के अनुसार उसके अलग अलग भेद हैं। और तत्पुरुष समास में ही एक 7वां तत्पुरुष समास का एक प्रकार है जिसको हम कहते हैं नए समास। नए, न और या, नई समास बोलते हैं। तो इस तरह से समास मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। तो बच्चों हम अब सभी प्रकार के बारे में समझेंगे। तो पहला पद है बच्चों, पहला पद और दूसरा पद समास में होते हैं। क्योंकि 2 पदों का हो मिलता है, 2 शब्द मिलते हैं, तो जो पहला शब्द होता है उसको कहते हैं पूर्व पद, और जो दूसरा शब्द आता है, जुड़ता है, उसको कहते हैं उत्तर पद। इसे हम पहला पद या दूसरा पद भी कह सकते हैं। तो समास में कितने पद होते हैं? 2 पद होते हैं। तो अब समास के भेद के बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे। तो समास का पहला जो प्रकार है वह है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास, इसमें अव्यय है। तो अव्यय क्या है? तो अव्यय का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उनके स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्रिया का, काल का, जिन शब्दों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, पूर्ववत रहते हैं, उनका रूप परिवर्तित नहीं होता है, ऐसे पद को कहते हैं अव्यय पद। तो वैसा समास जिसका पहला पद अव्यय हो उसे हम कहते हैं अव्ययी भाव समास। जैसे प्रतिदिन, प्रतिदिन में प्रति क्या है? प्रति ऐसा शब्द है जो परिवर्तित नहीं होता है, काल के अनुसार, लिंग के अनुसार, क्रिया के अनुसार नहीं परिवर्तित होता है। तो प्रति क्या है? ये अव्यय है। तो अव्ययी भाव समास में पहला पद अव्यय होता है। दूसरा उदाहरण यथाशक्ति। यथाशक्ति में यथा जो है क्या है? अव्यय, पहला पद यथा है इसलिए यथाशक्ति, ये अव्ययी भाव समास है। दूसरा आजन्म, आजीवन, भरपेट। इस भरपेट में पहला पद भर है। अब भर क्या है? इस पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो यह क्या है? ये अव्ययी भाव समास है। आजीवन, आजीवन का मतलब क्या? जीवन भर। तो आ इसमें है, तो आ पर भी कोई परिवर्तन नहीं होता है, यह भी क्या है? ये अव्यय है। तो इस तरह से जिसका पहला पद, पूर्व पद अव्यय होता है वह अव्ययी भाव समास कहलाता है।
दूसरा है बच्चों तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में उसका जो उत्तर पद होता है, जो दूसरा पद होता है, वह प्रधान होता है। तो ऐसा समास जिसका उत्तर पद प्रधान हो, जिसका दूसरा पद प्रधान हो, वह तत्पुरुष समास कहलाता है। जैसे राजपुत्र, तो राजपुत्र में दो शब्द हैं, दो पद हैं, राज है और पुत्र है। तो यहां पर प्रधानता किसकी है? यहां पर प्रधानता पुत्र की है। राजपुत्र, राजा का पुत्र। तो राजपुत्र में पुत्र जो है प्रधान पद है, इसलिए यह राजपुत्र तत्पुरुष समास होगा। गंगा जल, गंगा का जल, तो गंगा जल में कौन पद प्रधान है? जल पद प्रधान है, तो गंगा का जल तत्पुरुष समास हुआ। राष्ट्रपति, राष्ट्रपति में जो दूसरा पद है, जो उत्तर पद है पति, वह प्रधान है, तो राष्ट्रपति तत्पुरुष समास हुआ। पनघट, इसमें घट शब्द जो है वो प्रधान है, तो यह पनघट तत्पुरुष समास। रसोई घर, रसोई घर में भी दो पद हैं, एक रसोई है, दूसरा घर है, तो घर प्रधान पद है, इसलिए रसोई घर क्या है? तत्पुरुष समास है। युद्ध भूमि, युद्ध भूमि में प्रधान कौन है? भूमि, तो युद्ध भूमि कौन समास हुआ? तत्पुरुष समास हुआ। तो इस तरह से समास कहलाता है। तीसरा है बच्चों कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास वह पद है जिसमें पहला पद उसका विशेष्य होता है और दूसरा पद उसका विशेषण होता है। पहला पद क्या है? विशेष्य है, और दूसरा पद क्या है? विशेषण है। जैसे नील गाय, गाय यहां पर क्या है? गाय का विशेषता नील गाय, नीला गाय, नीला है जो गाय, नील गाय, तो ये क्या है? कर्मधारय है। पीतांबर, वह अंबर जो पीत हो, जो पीला हो, पीतांबर, यह भी क्या है? कर्मधारय समास है। चंद्रमुखी, वह मुख जो चंद्रमा के समान हो, तो चंद्रमुखी यहां भी क्या है? विशेष्य है और विशेषण है, तो यहां पर क्या है? ये कर्मधारय समास है। कमल नयन, वह नयन जो कमल के समान हो, तो कमल नयन क्या हुआ? कर्मधारय समास हुआ। दही बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा, बड़ा कैसा? जो दही में डूबा हो, तो दही बड़ा कौन समास है? कर्मधारय समास है। तो इस प्रकार कर्मधारय समास में एक पद विशेष्य होता है और दूसरा पद विशेषण होता है। अगला जो समास है बच्चों, वह द्विगु समास है। द्विगु समास उसे कहते हैं जिसका पहला पद संख्या सूचक हो, संख्या का बोध कराता हो। जैसे त्रिभुज, त्रिभुज में दो पद हैं, त्रि है और भुज है, तो त्रि मतलब क्या? तीन, ये त्रि संख्या का बोध कराता है, तो त्रिभुज कौन समास हुआ? द्विगु समास हुआ। चौराहा, चौराहा मतलब चार राह वाला, तो चौराहा में चौ शब्द क्या है? संख्या सूचक है, तो चौराहा द्विगु समास। इसी तरह से नवग्रह, नवग्रह में नव जो है वो संख्या सूचक है, तो यह द्विगु समास। पंचवटी, पंचवटी में पहला पद पंच संख्या सूचक है, तो ये पंचवटी समास है। पंचवटी द्विगु समास है। चतुर्भुज, चतुर्भुज का मतलब पहला पद में चतुर मतलब चार है, जिस चार भुजा है, तो चतुर्भुज, ये द्विगु समास। इसी तरह से दोपहर, दोपहर में दो शब्द जो है वो द्विगु संख्या सूचक है, तो यह द्विगु समास है। पांचवा जो भेद है बच्चों समास का, वह है
द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में वह है जिसमें दोनों पद प्रधान हो। जैसे माता पिता, तो माता पिता में माता भी प्रधान है और पिता भी प्रधान है, तो जिसके दोनों पद प्रधान हो उसे हम क्या कहेंगे? द्वंद्व समास कहेंगे। इसका है कि दो शब्दों के बीच योजक चिन्ह होता है, डैश लगा होता है। द्वंद्व समास का यह पहचान है। भाई बहन, तो भाई भी प्रधान है, बहन भी, दोनों पद प्रधान है। दाल भात, माता पिता, राम रहीम, राधा कृष्ण, ऐसे कई पद हैं। दिन रात, तो ऐसे जो भी पद हैं वह क्या है? द्वंद्व समास हैं। छठा है बहुव्रीहि समास। तो बहुव्रीहि समास में वह समास है जिसके दोनों पद गौण होते हैं और दोनों पद मुख्य नहीं होते हैं, प्रधान नहीं होते हैं, वह गौण होते हैं, बल्कि उसके बदले में तीसरा पद आ जाता है, वह प्रधान होता है। वह पद, वह समास कहलाता है बहुव्रीहि समास। जैसे पीतांबर, तो पीतांबर बच्चों कर्मधारय समास भी है और बहुव्रीहि समास भी है। तो जब हम विग्रह करेंगे कि वह अंबर जो पीत है, वह वस्त्र जो पीला है, वह कर्मधारय समास हो जाएगा। लेकिन अगर हम पीतांबर का ऐसे विच्छेद करें, ऐसे विग्रह करें कि जिसका अंबर, जिसका वस्त्र पीला हो वह विष्णु, तो पीतांबर जिसका वस्त्र पीला हो विष्णु, तो यह विष्णु पीतांबर यहां पर क्या है? बहुव्रीहि समास है। न तो पीत प्रधान है न अंबर प्रधान है, बल्कि उसका तीसरा शब्द आ जाता है, अन्य शब्द आ गया, वह प्रधान है, मतलब कि यह बहुव्रीहि समास है। जैसे लंबोदर, जिनका लंबा है उदर, यानी गणेश, तो लंबोदर न तो लंबा प्रधान है न उदर प्रधान है, बल्कि उससे अन्य शब्द आ गया गणेश, वो गणेश प्रधान, तो लंबोदर यहां क्या हुआ? बहुव्रीहि समास हुआ। नीलकंठ, जिसका कंठ नीला है अर्थात शिव, तो नीलकंठ यहां कौन समास हो गया? यह समास बहुव्रीहि समास हो गया। दशानन, जिसका 10 आनन है, जिसके 10 सिर हैं, यानी रावण, तो दशानन क्या हो गया? बहुव्रीहि समास हो गया। जलज, जलज मतलब जो जल से जन्मा हो, तो कौन? कमल। तो इस तरह से ऐसे शब्द, ऐसे पद जिनके, ऐसे समास जिनके दोनों पद प्रधान नहीं हो, बल्कि कोई विशेष शब्द आए और प्रधान। तो इस तरह से बच्चों यह समास है। एक और समास के बारे में हम चर्चा कर रहे थे कि नई समास है। नई समास जो है तत्पुरुष समास का ही एक प्रकार है। तो नई समास में जिसमें पहला पद जो है नकारात्मक हो, नहीं का बोध कराने वाला हो, ऐसा समास जिसका पहला पद नहीं का बोध कराने वाला हो, उसे हम कहेंगे नई समास। जैसे कई उदाहरण हैं। अखंड, अखंड में और शब्द जो है वह नहीं का बोध कराता है, मतलब कि जो खंड न हो, जो टुकड़ों में नहीं हो, तो अखंड यहां क्या हुआ? नई समास हो गया। अभेद्य, जिसे भेदा नहीं जा सके, अ लगा हुआ है, तो अ यहां नहीं का बोध कराता है। तो यह इस प्रकार के नहीं, वह समास जिसका पहला पद नहीं का बोध कराने वाला होता है, वह नई समास कहलाता है। तो इस तरह से बच्चों ये समास है और इस समास के बारे में आपको जानना जरूर चाहिए। इस पाठ में, विक्रमशिला पाठ में स्वर के भी पद हैं और संधि के भी पद हैं और समास के भी पद हैं। आप
इनके इस पाठ को अच्छी तरह देखेंगे और इसमें जो संधि के पद हैं और जो समास के पद हैं उसे आप चिन्हित करेंगे और अपनी कॉपी में लिखेंगे, और कौन संधि है और कौन समास है इसकी भी पहचान आप करेंगे। यह मैं आपको गृह कार्य के रूप में प्रश्न दे रहा हूं। और यहां पर है बच्चों कुछ समास के पद हैं, उसे आपको पहचान करना है कि वह कौन सा समास है। अभेद्य, तो अभेद्य में पहला पद अ है जिसे नहीं का बोध हो रहा है, तो अभेद्य जो है वह नई समास है। अखंड, अखंड में पहला पद अ है जिसमें बोध है कि नहीं का बोध है, तो अखंड भी नई समास है। पत्थर घट्टा, तो यह तत्पुरुष समास है। द्वार पंडित, द्वार पंडित में पहला पद प्रधान नहीं दूसरा पद प्रधान है पंडित, इसलिए यह तत्पुरुष समास है। कुलपति, कुलपति में भी दूसरा पद पति प्रधान है, इसलिए कुलपति तत्पुरुष समास है। शिक्षा केंद्र, यहां पर प्रधान केंद्र है, तो इसलिए शिक्षा केंद्र में उत्तर पद केंद्र प्रधान है, इसलिए यह तत्पुरुष समास है। देश विदेश, तो यह दोनों पद प्रधान है, देश भी प्रधान है और विदेश भी प्रधान है, तो यह द्वंद्व समास है। अगला है अलौकिक, अलौकिक में अ पहला पद है जिसका मतलब है नहीं, मतलब जो लौकिक नहीं हो वह अलौकिक है, और यहां पर नहीं का बोध करा रहा है, इसलिए अलौकिक जो है वह नई समास है। तो इस तरह से बच्चों आपके पुस्तक में ये प्रश्न अभ्यास में प्रश्न था कि इन शब्दों को पहचाने कि यह कौन समास है। अगला प्रश्न है बच्चों, संधि और समास में अंतर बताइए। तो मैं आपको यह प्रश्न गृह कार्य के रूप में दे रहा हूं। मैं कल भी समझाया था संधि के बारे में और आज मैं आपको समास के बारे में समझाया हूं। दोनों में क्या अंतर है? तो दोनों में अंतर यह है कि संधि जो है दो वर्णों के मेल से बनता है और समास जो है वह दो शब्दों या दो पदों के मेल से बनता है। दोनों में भेद है, संधि वर्णों के मेल से बनता है और समास पदों के मेल से बनता है। दूसरा अंतर है कि संधि में स्वर, दो व्यंजन या एक स्वर या एक व्यंजन मिलते हैं तो उनका रूप बदल जाता है, जिसे विकार कहते हैं। तो दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है संधि में, तो उसकी यह विशेषता है कि वहां वर्णों के मेल से उनका रूप बदल जाता है, यानी कि विकार उत्पन्न होता है। और समास में दो पद मिलते हैं तो अपनी विभक्ति छोड़कर मिलते हैं, अपनी विभक्ति व त्याग देते हैं, तब मेल शब्दों का होता है। तो यह दोनों में अंतर है। अगला गतिविधि का कुछ प्रश्न है। प्रश्न है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय के भांति प्राचीन काल में भारत में नालंदा, तक्षशिला आदि विश्वविद्यालय शिक्षा के केंद्र से उसके संबंध में शिक्षक से जानकारी प्राप्त कीजिए। नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, यह भी विक्रमशिला विश्वविद्यालय के जैसा ही भारत के प्राचीन विश्वविद्यालय थे, जो प्राचीन काल में शिक्षा के केंद्र थे और उन्नत शिक्षा का केंद्र थे। तो इसके बारे में आप जानकारी जरूर जुटाइएगा, फिर हम लोग अगली कक्षा में इस पर चर्चा करेंगे। अगला है, सहपाठियों एवं अध्यापकों के साथ विक्रमशिला का भ्रमण कीजिए एवं वहां प्राप्त पुरातात्विक सामग्रियों की एक सूची तैयार कीजिए। तो यह परिभ्रमण का विषय है। जब हम लोग परिभ्रमण करेंगे तब हम लोग चलेंगे वहां विक्रमशिला में और वहां चलकर देखेंगे कि वहां पर कौन कौन सी पुरातात्विक अवशेष हैं और हम लोग उसकी सूची भी बनाएंगे। ऐसे अगर आपके परिवार में से कोई जाते हैं तो आप उनके साथ भी जाइए और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को जरूर परिभ्रमण कीजिए
उनको देखिए। तो बच्चों अब मैं पाठ यहीं समाप्त करूंगा। विक्रमशिला का जो पाठ है यह जहां ऐतिहासिक और उन्नत शिक्षा केंद्र के बारे में परिचय देता है, वहीं यह पाठ जो है वह संधि और समास के दृष्टि से भी बहुत उपयोगी है। आपको संधि और समास से परिचित हुए आप इस पाठ से। यह पाठ बहुत उपयोगी है। आप इस पाठ से संधि और समास के पद का चिन्हित करेंगे और उन्हें अपने नोटबुक में लिखेंगे और उन्हें यह पहचान करेंगे कि वह कौन सा संधि है और वह कौन सा समास है। तो बच्चों मैं अब कक्षा यहीं समाप्त करूंगा। हम लोग फिर अगली कक्षा में मिलेंगे। देखिए बच्चों मैं आपके लिए यह उदाहरण लेकर आया था कि अव्ययीय भाव समास में कौन कौन है। तो यथाशक्ति है, प्रतिदिन है, आजीवन है, भरपेट है, यह अव्ययीय भाव समास है। तत्पुरुष समास में क्या है? गंगा जल है, राष्ट्रपति है, पनघट है और रसोई घर है, युद्ध भूमि है। कर्मधारय समास में उदाहरण मैंने लिख के लाया था, नीलगाय, पीतांबर, चंद्रमुखी, कमल नयन, दही बड़ा। द्विगु समास का उदाहरण लाया था मैंने, चौराहा, त्रिभुज, नवग्रह, पंचवटी, चतुर्भुज, दोपहर। इसी तरह से द्वंद्व समास का उदाहरण लाया था, भाई बहन, राधा कृष्ण, दाल भात, माता पिता। बहुव्रीहि समास का उदाहरण लाया था, पीतांबर, वीणा पाणी और जलज। और क्या है? गजानन, नीलकंठ। तो यह बच्चों बहुव्रीहि समास का था। तो इस तरह से इस समास का उदाहरण मैंने आपके लिए नोट करके लाया था कि ताकि आप समास को उदाहरण के साथ अच्छी तरह समझ जाएं। तो बच्चों मैं अब यह पाठ समाप्त करूंगा। आपका दिन शुभ हो। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।